तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स जनवरी 2026 की राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला पॉइंट दिया गया है 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ है। पहला चरण जो है 6 नवंबर को 121 सीटों पर संपन्न हुआ। दूसरा चरण जो संपन्न हुआ है 11 नवंबर को 122 सीटों पर संपन्न हुआ है। बिहार में कुल विधानसभा सीटों की संख्या जो है 243 है। अब चलिए, इसकी मतगणना जो हुआ है 14 नवंबर को हुआ है, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या जो है 7.43 करोड़ है, जिसमें महिलाएं हैं 3.5 करोड़, ट्रांसजेंडर है 1725, उसमें पुरुष जो है 3.92 करोड़ है। अब इसमें याद रखने वाला है जो अभी जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है कैम्मा है तो 18वीं है। कैम्मा है तो 18वीं है। कितने चरणों में संपन्न हुआ है तो 2 चरणों में संपन्न हुआ है। एक जो है कि 6 नवंबर को 121 सीटों पे संपन्न हुआ, दूसरा जो है 11 नवंबर को 122 सीटों पे संपन्न हुआ। कुल जो सीट है 243 सीट है और इसकी मतगणना कब हुआ है तो 14 नवंबर को हुआ है। कुल मतदाताओं की संख्या कितना है तो 7.43 करोड़ है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं चुनाव परिणाम। अगर देखा जाए तो इसमें जो है एनडीए को मिला है 202 सीट मिले हैं, जिसमें बीजेपी को 89 सीट, जेडीयू को 85 सीट। उसके बाद एलजेपी जो है चिराग पासवान को जो है 19 सीट मिला है, हमको 5 सीट मिला है, आरएलएम को 4 सीट मिला है। उसी प्रकार महागठबंधन को जो है 35 सीट मिला है, जिसमें आरजेडी को 25 सीट मिला है। उसके बाद आईएनसी को 6 सीट मिला है, सीपीआई माले जो है उसको 2 सीट मिला है। उसके बाद सीपीआई को 1 सीट मिला है और वीआईपी को भी 1 सीट मिला है। अन्य में देखते हैं तो 5 सीट मिला है और बीएसपी को भी 1 सीट मिला है। तो इस प्रकार यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एनडीए को कितना सीट मिला है तो एनडीए को सबसे ज़्यादा सीट मिला है, 202 सीट मिला है, और महागठबंधन को कितने सीट मिला है तो 35 सीट मिला है। अब यहाँ पे देखिए कि सर्वाधिक मत से जीतने वाला जो है कलाधर मंडल, ये रुपौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो जदयू के नेता हैं। अब जो निम्नतम मत से जीता है वो उसमें है राधा चरण साहू, जो संदेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और जदयू से ही ये भी है। अब उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो आगे जो है यहाँ पे जो दिया गया है तो इसमें जो है महिला विधायक की संख्या में वृद्धि। 2020 में जो है महिला विधायक जो थे 25, लेकिन 2025 में जो है इसकी संख्या बढ़ा के कर दिया गया कितना 29। तो 2020 में जो महिला विधायक की संख्या थी 25, अब 2025 में महिला विधायक की संख्या कितने हो गए कर दी गई है तो 29 कर गई। तो शपथ ग्रहण जो है समारोह स्टार्ट हुआ है नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार का ये 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, तो 10वीं शपथ ग्रहण समारोह था। जो शपथ ग्रहण जो हुआ था 20 नवंबर को संपन्न हुआ, पटना के गांधी मैदान में संपन्न हुआ है। तो याद रखिएगा, तो नीतीश कुमार ने कितनी बार शपथ ग्रहण की है तो 10 बार किए हैं शपथ ग्रहण। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ जो दिया गया है तो इस पे तो शपथ ग्रहण जो दिलाते हैं किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को, वो राज्यपाल दिलाते हैं। तो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार को शपथ दिलाए हैं। देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्थान 8वां है, जबकि पहला स्थान जो है ना पवन कुमार चामलिंग जो है सिक्किम का है। 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के कारण इनका नाम गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ ग्रहण की है, जिसके कारण उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अब आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पे जो दिया गया है तो इसमें दिया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क हाल ही में लखनऊ को पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया। तो पाक कला श्रेणी में शामिल करने वाला राज्य कौन है तो लखनऊ है। ये कौन है तो ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, जो हाल ही में लखनऊ को पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया है। विश्व में अभी तक कुल 408 शहर जो है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल है, जिसमें इस वर्ष जो है 2025 में जो है ना 58 नए शहर को जोड़ा गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में लखनऊ को पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया है। कुल जो पाक कला श्रेणी में जो है कितने शहर को शामिल किया गया है अभी तक तो 408 शहर को। इस वर्ष जो 2025 को कितने शहर को शामिल किया गया है तो
तो 58 शहर को शामिल किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे जो दिया गया है, तो लखनऊ के शामिल होने के बाद भारत में जो है कुल 9 शहर इस सूची में शामिल किया गया है। तो 9 शहर जो शामिल किया गया है, तो इसमें जो है पहला जैसे जयपुर को शामिल किया गया शिल्प और लोक कला के रूप में। वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया है। चेन्नई को संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया। मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में शामिल किया गया। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में शामिल किया गया है। उसी प्रकार आगे देखा जाए तो आगे श्रीनगर को शिल्प लोक कला के रूप में शामिल किया गया। ग्वालियर को संगीत के रूप में शामिल किया गया। कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया गया। अभी जो 9वां जो शामिल किया गया था भारत का, वो गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में लखनऊ को शामिल किया गया, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है, तो इस साल जो है 58 शहर को शामिल किया गया है, जिसका सम्मेलन जो है कि समरकंद उज्बेकिस्तान में 31 अक्टूबर 2025 को 43वें सम्मेलन हुआ था। तो याद रखिएगा कि इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, समरकंद उज्बेकिस्तान में। जो ये यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी के क्या नंबर का सम्मेलन था, तो 43 नंबर का सम्मेलन था, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। तो वंदे मातरम की रचना जो हुआ था 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और 1882 में आनंद मठ के अंश के रूप में प्रकाशित किया गया है। 75 को स्थापना हुआ, तो इसलिए ये 7 नवंबर 1925 को इसका 150 वर्ष पूरा हुआ है। तो पहली बार इसकी रचना कब किया गया, तो फर्स्ट बार इसकी रचना जो किया गया 7 नवंबर 1875 को किसके द्वारा किया गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। जिसमें अनंत मठ में प्रकाशन कब किया गया, तो 1882 में किया गया है। उसके बाद आप देखते हैं वंदे मातरम के बारे। तो वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया है। उसके बारे जो राजनीतिक नारे के तौर पे पहली बार 7 अगस्त 1905 को वंग भंग आंदोलन में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो है 7 नवंबर 1925 को रचना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 150 रुपये का स्मारक सिक्के जारी किया गया है। उसके बाद जो है 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। उसके बाद देखिए 7 नवंबर 1925 से लेकर 7 नवंबर 1926 तक देश भर में स्मरणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 7 नवंबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2026 तक देश भर में स्मरणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा कब इसका जो 150 वर्ष पूर्ण रहा है, तो 7 नवंबर 2025 को 150 वर्ष पूर्ण रहा है। अब यहाँ आगे देखिए, तो आगे यहाँ पे दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्ति और घटनाएं में देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो लड़ाकू विमान में जो उड़ान भरने वाले थे उसके जो है पायलट का नाम क्या था, अमित गोहानी था। कहाँ से ये उड़ान भरी थी, अम्बाला वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी थी। अब आए यहाँ पे देखिए भारतीय हॉकी 7 नवंबर 2025 को 100 वर्ष पूरे किए हैं। तो भारतीय हॉकी की स्थापना कब किया गया था, 1925 में। तो यहाँ पे 7 नवंबर 1925 में किया गया, जबकि 7 नवंबर 2025 को 100 वर्ष पूरे हुए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, संचार उपग्रह। भारत का सबसे वजनी संचार उपग्रह CMS-03 GSAT 7R प्रक्षेपित किया गया है। तो ये भारत का सबसे वजनी संचार उपग्रह है, जिसको किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, LV-M3M5 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, जिसकी वजन जो है 4410 kg का है। उसके बाद आगे देखा जाए तो यहाँ पे दिया है कि यह भारत की धरती से प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी उपग्रह है, जो GOT कक्षा में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे इसको समझिए, ये अभी तक का सबसे भारी भारत की धरती से प्रक्षेपित
किया गया है, उपग्रह है। चलिए आगे जो यहाँ पे दिया गया आईएनएस इच्छक, तीसरी स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत नौसेना में शामिल किया गया। ये तीसरा है। आईएनएस इच्छक क्या है? तीसरा है, जबकि पहला संध्यायक है, दूसरा निर्देशक है, और आईएनएस इच्छक क्या है? तीसरा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आईएनएस माहे। माहे जो है कोची शिपयार्ड्स द्वारा निर्मित स्वदेशी युद्धपोत नौसेना में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आईएनएस माहे क्या है? तो एक स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया है, आगे जो दिया गया है कि 27वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो लखनऊ में संपन्न हुआ। तो इसको याद रखिएगा कि 27वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। अब यहाँ पे देखिए खेल और रैंकिंग के बारे में अगर देखा जाए, रैंकिंग और खेल, तो सबसे पहला इसमें दिया गया है क्यूएस रैंकिंग। क्यूएस रैंकिंग 2026 में पहला स्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को मिला है। दूसरा स्थान जो है पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन को मिला है। उसके बाद नानयाग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को। तो यहाँ पे क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 में पहला स्थान पर कौन है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। तो शीर्ष 100 में से भारत के 7 संस्थान इसमें शामिल किया गया है, जिसमें आईआईटी दिल्ली जो है 59 नंबर पर है। उसके बाद आईआईएससी बेंगलुरु जो 64 नंबर पे है। इसको याद में रखिएगा, क्यूएस एशियाई रैंकिंग। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रमंडल खेल जो आयोजन होगा 2030 में। तो राष्ट्रमंडल खेल भारत में आयोजन होगा 2030 में, जो 24वें राष्ट्रमंडल खेल होगा भारत के अहमदाबाद शहर में आयोजित किया जाएगा। 2030 में ये खेल का 100वां साल होगा। पहला जो है मतलब जो राष्ट्रमंडल खेल जो आयोजन हुआ था 1930 के हैमिल्टन कनाडा में आयोजन किया गया था, लेकिन अब जो है 1930 में हैमिल्टन में आयोजन किया गया। 1930 में कितना में? 1930 में। जबकि अब जो है 2030 में भारत में आयोजन होगा, जो 100वां साल का होगा। भारत में इससे पूर्व 2010 में 19वें खेलों का मेज़बानी की थी। अब अंत तथ्य में देखते हैं, तो अंत तथ्य में यहाँ पे दिया गया है दुबई एयर शो भारतीय वायुसेना तेजस विमान प्रदर्शन के दौरान क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो दुबई एयर शो के दौरान जो है तेजस विमान प्रदर्शन के दौरान क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसकी थीम थी, दुबई एयर शो की थीम थी द फ्यूचर इज हेयर, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गोवा में किया गया है, जिसमें फोकस कंट्री जापान को बनाया गया है और पार्टनर कंट्री जो है स्पेन को बनाया गया। जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो दिया गया है स्किन ऑफ यूथ को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उबी रियास को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जारा सोफिया ओस्टान को मिला है। उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में संतोष तवाकर को चुना गया है। उसके बाद रजनीकांत, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के 50 वर्ष पूरे करने पर इन्हें विशेष सम्मान दिया गया। कौन सा सम्मान दिया गया? विशेष सम्मान। किसको दिया गया? रजनीकांत को। याद रखिएगा कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के 50 वर्ष पूरे करने के उपलब्ध में इन्हें विशेष सम्मान दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा कि 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो गोवा में संपन्न हुआ है, जिसमें फोकस कंट्री कौन था? जापान, पार्टनर कंट्री जो है स्पेन है, सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है स्किन ऑफ यूथ, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है उबीमर रियास है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जारा सोफिया ओस्टान, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संतोष तवाकर। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है, आगे यहाँ पे जो है युवा रत्न सम्मान योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया। युवा रत्न सम्मान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद उद्योग और रोजगार का वर्ष 2025 को घोषित किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है उद्योग और रोजगार के वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। उसके बाद आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत देखते हैं, तो पीएम मोदी का भूटान यात्रा 11 से 12 नवंबर को। भूटान नरेश जिम्मे शेखर नामग्याल वांगचुक के 70वें जन्म दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। पुनात छांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भारत और भूटान के सहयोग से की गई, जिसकी क्षमता 1020 मेगावाट है। इससे पहले एक पुनात
सांगछू 1 निर्मित किया गया है, जिसकी क्षमता कितना था, तो 1200 मेगावाट था। तो इसमें याद रखिएगा कि तो भूटान की यात्रा नरेंद्र मोदी किए थे किसके जन्म दिवस के समारोह पे, तो भूटान नरेश जो थे शेखर नामग्याल वांगचुक के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर, जिसमें पुनात सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जिसका निर्मित क्षमता कितना था, 1020 मेगावाट है। इससे पहले भी एक मतलब जो है निर्मित किया गया है, पुनात सांगतू 1 निर्मित किया गया, जिसकी क्षमता कितना है, 1200 मेगावाट। उसके बाद आगे देखते हैं, तो इसमें दिया गया है कि ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए 4000 करोड़ की रियायती ऋण सुविधा प्रदान करने की घोषणा भारत सरकार ने की है। किसको देंगे, तो ये भूटान सरकार को दिया जाएगा। उसके बाद है गेलेफू भूटान निवेशक की सुगम आवाजाही के लिए असम के हथिसार में ई माइग्रेशन चेक पोस्ट बनाने की घोषणा किया गया है। तो वहाँ पे निवेशकों को सुगम आवाजाही के लिए असम के कहाँ पे, हथिसार में ई माइग्रेशन चेक पोस्ट बनाने की घोषणा की गई है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है उसके बाद राष्ट्रपति की अंगोला और बोत्सवाना यात्रा, तो दोनों ही अफ्रीकी देशों के लिए भारत के किसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा है। तो पहला यात्रा में अगर देखा जाए तो अंगोला का यात्रा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा। अब यहाँ पे देखिए अंगोला की राजधानी लुआंडा है, और उसके बाद वर्तमान में अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष भी अंगोला है। उसके बाद देखिए अंगोला के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो वहाँ के राष्ट्रपति जो है जोआओ लोरेंको अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ की मुख्य अतिथि बनी द्रौपदी मुर्मू बनी है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, तो इसमें जो है इस दौरान अंगोला की यात्रा के दौरान अंगोला ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल में शामिल होने की घोषणा की है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अंगोला ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस में शामिल होने की घोषणा की है। कौन घोषणा की है, तो अंगोला ने घोषणा की है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो राष्ट्रपति जी की जो है बोत्सवाना यात्रा, बोत्सवाना की यात्रा राजधानी कौन है, गैबोरोन, और राष्ट्रपति है डीमा गिडोन बोको। तो यहाँ पे देखिए भारत में प्रोजेक्ट चीता के विस्तार के लिए 8 चीता देने की सहमति बनी है। तो मतलब जो है बोत्सवाना से भारत 8 चीते लाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अफ्रीकी देशों में बोत्सवाना चीते की गद्य माना जाता है। सबसे ज़्यादा चीता जो मिलता है वो बोत्सवाना में मिलता है। विश्व की लगभग 7100 चीते, लगभग 30% चीता जो है बोत्सवाना में है। उसके बाद देखिए उसके बाद आगे की पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, किस देश के अपदस्थ राष्ट्रपति वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने फांसी की सज़ा सुनाई है, तो शेख हसीना बांग्लादेश को। अब नेपाल के जो राष्ट्रपति शेख हसीना थी, जो अब वो भारत में रह रही है, उनको बांग्लादेश ने वहाँ की सरकार ने फांसी की सज़ा सुनाई है। अब आगे यहाँ पे नोट देखा जाए तो इस नोट में क्या कहा गया है, तो इसमें जो यहाँ पे कहा गया, भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि है, प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 2016 में संशोधित किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अपराध का प्रत्यारोपण तभी किया जाएगा जब अपराध दोनों देशों में अपराध माना जाए। तो अपराध ने सिर्फ बांग्लादेश माना है, लेकिन भारत ने नहीं अपराध माना है। तो यहाँ अपराध राजनीतिक हो तो या प्रत्यार्पण से इनकार कर सकता है। अगर राजनीतिक रूप से यह मुद्दा है तो ये भारत इस प्रत्यार्पण से इनकार कर सकता है। अगर भारत मान लेता है तो राष्ट्रपति जी को वहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा, उसको सज़ा मिल जाएगा। लेकिन अभी जो है भारत इस प्रत्यार्पण से इनकार कर रहा है। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है 20वां G20 सम्मेलन। तो 20वां G20 सम्मेलन 22 से 23 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ। तो कहाँ पे संपन्न हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ, जिसकी थीम क्या थी, एकजुटता, समानता और स्थिरता इसकी थीम है। इसमें जो है अमेरिका ने बहिष्कार किया
गोरों के विरोध की दक्षिण अफ्रीकी नीति के कारण अमेरिका ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया है। तो और 21वां सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो अमेरिका के मियामी शहर में किया जाएगा। 19वां सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? ब्राज़ील में। जबकि 18वां जो है सम्मेलन G20 का वो भारत में किया गया था। तो याद रखिएगा कि G20 का 20वां शिखर सम्मेलन G20 का 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, और जिसकी थीम क्या थी? एकजुटता, समानता और स्थिरता। किस देश ने बहिष्कार किया? तो अमेरिका ने बहिष्कार किया। जबकि 21वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो अमेरिका के मियामी शहर में किया जाएगा। और 19वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील में। और 18वां जो हुआ था भारत में हुआ था। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि सदस्य G20 में वर्तमान में 19 राष्ट्र और 2 समूह EU और AU सदस्य शामिल है। जबकि 18वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 2023 में भारत में हुआ था। तो G20 में कितने सदस्य हैं? 19 राष्ट्र और 2 समूह शामिल है। जिसमें G20 का 20वां सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने कुछ घोषणाएं की है। ये जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ घोषणा करते रहते हैं। तो इनकी घोषणा क्या थी? तो भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए पारंपरिक ज्ञान भंडार निर्माण करना पहला। और दूसरा क्या है? अफ्रीका में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए 10 लाख प्रशिक्षकों का समूह तैयार करना। उसके बाद है वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया बल का निर्माण करना। उसके बाद जो है G20 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का उपग्रह डाटा विकासशील देशों को उपलब्ध कराना। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे दिया गया है एक साझेदारी है जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में त्रिपक्षीय साझेदारी, जिससे ACITI मतलब ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक एंड इनोवेशन पार्टनरशिप नाम दिया गया है। तो इस साझेदारी का नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक एंड इनोवेशन पार्टनरशिप नाम दिया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखा जाए तो आगे जो दिया गया है IBSA सम्मेलन 2025 का 16वां सम्मेलन है। तो IBS का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा। कितवां शिखर सम्मेलन है? तो 6ठा शिखर सम्मेलन है इसका, जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ है। अगर इसके इतिहास के बारे में जाने तो इससे पहले 5वां शिखर सम्मेलन जो 2011 में प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और IBS का गठन कब किया गया है? तो 2003 में गठन किया गया है। पहला सम्मेलन 2006 में ब्राज़ील में हुआ। इसकी उद्देश्य क्या है? दक्षिणी देशों को सहयोग मजबूत प्रदान करना। तो आगे याद रखिएगा IBS का 6वां सम्मेलन 2025 में कहाँ पे हुआ है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। गठन कब किया गया था? 2003 में। पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में। उसके बाद आगे यहाँ पे देखा जाता है तो COP30 समिट। COP30 समिट 2025 कहाँ पे संपन्न हुआ? तो बेलम ब्राज़ील में 10 से 24 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ। तो COP30 समिट कहाँ पे संपन्न हुआ? तो बेलेम ब्राज़ील में संपन्न हुआ। तो COP30 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जो किया गया COP30 का, ये आंद्रे कोरियो डो लागो द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। विशेष क्या है इसकी विशेषता? तो विशेष में जो है अमेरिका ने इस सम्मेलन से इनकार कर दिया। और G20 का भी बहिष्कार किया और इसका भी क्या बहिष्कार किया है। तो पहला वैश्विक तापमान, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य की निगरानी के लिए ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर एंड मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो ये जो है COP30 जो सम्मेलन हुआ है ब्राज़ील बेलम में, जिसमें क्या घोषणा किया गया है? तो इसमें घोषणा जो किया गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की लक्ष्य की निगरानी के लिए ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस लॉन्च किया गया है। और इसमें याद रखिएगा, और COP30 सम्मेलन में क्या कि उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए एक नया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर ईवर फैसिलिटी लॉन्च किया गया है। तो क्या? तो वन संरक्षण उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए
एक नया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर ईवर फैसिलिटी लॉन्च किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं आर्थिक इकोनॉमिक्स से अगर पूछा जाए तो देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे 24 से 25 में कृषि उत्पादन, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 357.73 मिलियन टन का है, जिसमें चावल का 150.18 मिलियन टन है, जबकि गेहूँ 117.94 मिलियन टन का है, जबकि मक्का 43.40 मिलियन टन का है। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो है इसमें देखा जाए तो एक ऋण गारंटी योजना की मंजूरी दिया गया है। तो निर्यातकों के लिए जो निर्यात करते हैं उनके लिए जो है ऋण गारंटी योजना की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा 12 नवंबर 2025 को दी गई है। इसके तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी द्वारा ऋण संस्थानों को 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सकेगा। तो याद रखिएगा, निर्यातकों के लिए जो है ऋण गारंटी योजना शुरू किया गया है 12 नवंबर 2025 को, जिसमें राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा ऋण संस्थानों को 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक पॉइंट यहाँ दिया है, तो इसमें 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, जिसकी थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो याद रखिएगा कि 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसकी थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है। तो आज जिसमें साझेदार राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, जबकि फोकस राज्य है झारखंड। आगे आप देखिए, आगे यहाँ पे एक समझौता दिया गया है। तो यहाँ समझौता है एरोस्पेस समझौता। तो एरोस्पेस यहाँ पे समझौता है, तो रूस की जो है एक सरकारी कंपनी एरोस्पेस यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और भारत के जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे इसरो के द्वारा इसे चालू किया गया है। इसके तहत भारत में पहली बार पूर्णतः यात्री विमान का निर्माण किया जाएगा। मतलब रूस की जो कंपनी जो है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, वो भारत में ही आके ही क्या किया जाएगा? विमान का निर्माण किया जाएगा। ये जो विमान है SJ-100 विमान का निर्माण किया जाएगा, जो कम दूरी के उड़ान भरेगा। तो SJ-100 का विमान का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। और तो किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो रूस की कंपनी जो है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मुद्रास्फीति और सूचकांक की बात अगर किया जाएगा तो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर 0.25%, जो पिछले 10 वर्ष से सबसे निम्नतम स्तर पर रहा है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर जो है 1.5% है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है? तो 0.5%, जबकि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर कितना है? तो 1.5% है। उसके बाद आगे देखा जाए तो आगे यहाँ पे दिया गया है GDP और राष्ट्रीय आय का नया आधार वर्ष। तो अभी नया आधार वर्ष लागू किया गया है। तो भारत में नया आधार वर्ष कब लागू किया? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 2022 से 2023 को नया आधार वर्ष लागू करने का निर्णय लिया गया, जबकि वर्तमान में अभी 2011 और 12 का आधार वर्ष चालू है। तो सुझाव देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के सेवानिवृत्त विश्वनाथ गोल्डियार्ड की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह 8वां अवसर होगा जब GDP के आधार वर्ष में परिवर्तन होगा। तो मतलब GDP के आधार वर्ष में पहला परिवर्तन 1967 में किया गया है, और अभी जो नया परिवर्तन जो किया जा रहा है, कब किया जा रहा है? नया परिवर्तन जो हो रहा है 2022 से 23 के लिए किया जा रहा है। उसके बाद आगे आइए, तो आगे जो अब दिया गया है 16वें वित्त आयोग का गठन। तो 16वें वित्त आयोग का जो है गठन के बारे में चर्चा करें तो 16वें वित्त आयोग के गठन की सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपी गई 16वें वित्त आयोग की, जिसकी कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? तो 16वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्षों के लिए लागू होगा। ये 2026 से 27 से लेकर 30 से 31 तक चलेगा। तो 16वें वित्त आयोग
का वर्ष कब से स्टार्ट होगा, तो 1 अप्रैल 2026 को, अगले 5 वर्ष के लिए। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, अरविंद पनगडिया को बनाया गया है। सदस्य अगर बात करें तो एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडे, अजय नारायण झा, डॉक्टर सैम क्रांति घोष और टी रविशंकर इसके सदस्य है। सचिव जो है ऋत्विक रंजनम पांडे है। तो याद रखिएगा 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष अरविंद पनगडिया है। कब से लागू किया जा रहा है, तो 1 अप्रैल 2026 को। उसके बाद है 8वें वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग, तो 8वें वेतन आयोग की बात किया जाए तो 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता रंजना प्रसाद देसाई के द्वारा किया जाएगा। सदस्य में प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य है, जबकि सचिव इसका पंकज जैन है। गठन की घोषणा कब किया गया है, तो जनवरी 2025 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इसमें सदस्यों की नियुक्ति कब किया गया है, तो 28 अक्टूबर को की गई है। तो लागू कब से होगी, तो इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2026 से 8वें वित्त आयोग को लागू कर दिया गया। 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। तो 8वें वेतन आयोग को कब से लागू किया जाएगा, तो 1 जनवरी 2026 को 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा। जबकि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ए के माथुर थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन था, तो कौन बना है, तो रंजना प्रसाद देसाई को बनाया गया। सचिव पंकज जैन को बनाया गया है। इसकी घोषणा कब किया गया है, तो जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा। कब इसकी नियुक्ति किया गया 8वां वेतन आयोग को, तो 28 अक्टूबर को इसकी नियुक्ति किया गया है। जबकि इसकी सिफारिश लागू कब से होगा, तो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ए के माथुर थे 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। तो यहाँ पे आप देखिए महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ की बात किया जाए तो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ के अंतर्गत जो आता है, इसमें यहाँ देखिए, तो संजय गर्ग भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बनाया गया, संजय गर्ग को बनाया गया। विश्वजीत सहायक नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA बनाया गया, किसको, विश्वजीत सहाय को। उसके बाद है निशस्त्रीकरण पर UN सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि प्रतिनिधि बनाया गया है, तो चरणजीत सिंह को बनाया गया। उसके बाद है जस्टिस सूर्यकांत, देश के नए CGI बनाए गए, 53वें CGI बनाए गए हैं। तो देश के नए CGI 53 में कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे भी दिया गया है इसमें। तो आगे यहाँ पे जो दिया गया है, खालिद एल एलानी यूनेस्को के नए महानिदेशक, 12वें महानिदेशक है, जो मिस्र के हैं। इस पद को स्वीकार करने वाले अरब देश के पहले व्यक्ति है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन है, खालिद एल एलानी है। कितने नंबर के हैं, 12वें नंबर के, कहाँ के हैं, मिस्र के हैं और अरब देश के पहले व्यक्ति है। उसके बाद जो है IITDEA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी इलेक्टोरल असिस्टेंस की स्थापना कब किया गया, तो 1995 में गठित किया गया है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितने हैं, तो 45 है। विशेषता में बात करें तो भारत के CEC ज्ञानेश्वर कुमार को अगले 1 वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा, IITDEA का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ज्ञानेश्वर कुमार को बनाया गया है। इसकी स्थापना 1995 में किया गया। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना है, 35 है। इसकी कार्यभार स्टॉकहोम स्वीडन में 3 दिसंबर को कार्यभार संभालेंगे, कौन, ज्ञानेश्वर कुमार। उसके बाद आगे अगर देखा जाए, इसकी नोट की चर्चा किया जाए, तो इसमें नोट में यह एक अंतर सरकारीय संगठन है जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया को मजबूत करना है। तो याद रखिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो पुरस्कार और सम्मान की बात किया जाए, तो पुरस्कार में जो है बुकर पुरस्कार 2025 की विजेता हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सजले, तो डेविड सजले को बुकर पुरस्कार प्राइज मिला है। तो इसके उपन्यास जो थे फ्लैश के लिए मिला था। तो इसको बुकर पुरस्कार किस उपन्यास को मिला था, उपन्यास के लिए मिला है, तो फ्लैश के लिए किसको मिला है, डेविड सजले को मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 5वें अवार्ड है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य में महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के 5वें अवार्ड जो मिला है सर्वश्रेष्ठ राज्य को, पहला महाराष्ट्र को, दूसरा गुजरात को, तीसरा हरियाणा को मिला है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में और आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जिला जो जोन के अनुसार है, उत्तर जोन मिर्ज़ापुर UP को मिला है। पूर्वोत्तर जोन में जो है सिपाही जला
त्रिपुरा को मिला है। पश्चिम जोन में है खरगोन मध्य प्रदेश एमपी को मिला है। उसके बाद पूर्वी जिला में रंजना नाद गांव छत्तीसगढ़ को मिला है। दक्षिण के तिरुनेलवेली तमिलनाडु को मिला है। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय नवी मुंबई महाराष्ट्र को मिला है। दूसरा भावनगर गुजरात को मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय में नवी मुंबई महाराष्ट्र को मिला है। दूसरा भावनगर गुजरात को मिला है। उसके बाद देखिए अन्य पुरस्कार की बात किया जाए तो अन्य पुरस्कार में यहाँ पे दिया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिशेल बैचलेट जो चिली के पूर्व राष्ट्रपति है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला गया है? तो मिशेल बैचलेट को मिला गया है। मिस अर्थ नाताली पुस्किनोवा को मिला है जो चेक गणराज्य का है। उसके बाद मिस यूनिवर्स जो मिला है फातिमा बॉस को मिला है। याद रखिएगा फातिमा बॉस मिस यूनिवर्स को मिला है, इंपॉर्टेंट है। मिस इंटरनेशनल जो है कैटलिना ड्यूक को मिला है। तो याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? तो मिशेल बैचलेट को मिला है। जबकि मिस अर्थ नाताली पुस्किनोवा को मिला है। उसके बाद मिस यूनिवर्स फातिमा बॉस को मिला है। मिस इंटरनेशनल जो है कैटलिना ड्यूक को मिला है। अब यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट दिवस की बात किया जाए तो दिवस में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अब्दुल कलाम आज़ाद की जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रेन डे मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व मच्छकी दिवस या विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आगे और देखते हैं तो आगे यहाँ पे देखिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए इम्पोर्टेंट पुस्तक की बात किया जाए तो इम्पोर्टेंट पुस्तक में यहाँ पे जो है फ्लैश जो है डेविड सजेले की पुस्तक है, उपन्यास है। फ्लैश डेविड सजेले की है। उसके बाद द विडो जॉन ग्रिशम की पुस्तक है। उसके बाद द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी बुक क्या है? इम्पोर्टेंट है। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया और सनी किरण देसाई की पुस्तक है। उसके बाद द मैजिक ऑफ लास्ट एयरिंग्स सुधा मूर्ति की पुस्तक है। ये सब महत्वपूर्ण लेखक है, इस सबको याद रखना जरूरी है। उसके बाद विविध घटनाओं में अगर बात किया जाए तो विविध घटनाओं में यहाँ पे सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलब्ध में प्रधानमंत्री ने एक विशेष डाक टिकट और 150 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है। उसके बाद भगवान श्री सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। उसके बाद काहिरा मिस्र विश्व के सबसे बड़ा म्यूजियम दर्शनों के लिए खोला गया है, जिसका नाम क्या है? विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम जिसका नाम क्या है? ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। क्या नाम है? ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम है। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ खोला गया है? काहिरा मिस्र में खोला गया है। उसके बाद युद्ध अभ्यास की बात किया जाए यहाँ पे तो युद्ध अभ्यास में त्रिशूल युद्ध अभ्यास जो होता है भारतीय सशस्त्र सेना का युद्ध अभ्यास है। ये भारतीय सशस्त्र सेना का युद्ध अभ्यास है जो जैसलमेर राजस्थान में संपन्न हुआ। उसके बाद है मित्र शक्ति 11वां संस्करण है जो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, जो बेलगांव कर्नाटक में संपन्न हुआ। उसके बाद विनवैक्स भारत और वियतनाम जो हनोई वियतनाम में संपन्न हुआ है। विनवैक्स भारत और वियतनाम के बीच। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना का है जो फ्रांस में संपन्न हुआ। उसके बाद पूर्वी पर्सन प्रहार, ये तीनों सेना का संयुक्त अभ्यास है जो अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। तो याद रखिएगा त्रिशूल क्या है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का युद्ध अभ्यास है जो जैसलमेर में संपन्न हुआ। मित्र शक्ति जो भारत श्रीलंका के बीच संपन्न होता है। विनवैक्स भारत और वियतनाम के बीच संपन्न हुआ। गरुड़ और भारत और फ्रांस के बीच संपन्न होता है। पूर्वी प्रचंड प्रहार जो तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं खेल कूद की बात किया जाता है तो खेल कूद में यहाँ पे दिया है कि आईसीसी ये 13वीं आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 वोमेन महिलाओं के लिए जो है आईसीसी विश्व कप विजेता टीम जो है भारत पहली बार ने जीता है। मेजबान देश खेला गया था भारत में ही, वो विजेता दक्षिण अफ्रीका है। उसके बाद फाइनल मैच कहाँ पे संपन्न हुआ? तो DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में संपन्न हुआ। प्ले ऑफ
प्ले ऑफ द फाइनल मैच किसको मिला है? तो शेफाली वर्मा को मिला है। तो इसमें याद रखिएगा। तो आईसीसी वर्ल्ड कप वोमेन महिलाओं के लिए जो था, जिसने भारत ने जीती, भारत में ही खेला गया था, वो विजेता दक्षिण अफ्रीका है। कहाँ पे खेला गया? डी वाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में खेला गया है। प्लेयर ऑफ फाइनल मैच किसको दिया गया है? तो शेफाली वर्मा को दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, और प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को दिया गया है। भारतीय टीम कप्तान हरमनप्रीत कौर थे। उसके बाद भारतीय टीम कोच कौन है? अमोल मजूमदार। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फीडे विश्व कप का 11वां संस्करण 2025 को गोवा में संपन्न हुआ। विजेता है जाबो खीर सिंदारोव उज्बेकिस्तान की विजेता टीम है। उपविजेता वेई चीन का है। फीडे विश्व कप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे। अब यहाँ पे देखिए, फीडे विश्व कप का 11वां संस्करण कहाँ पे? गोवा में संपन्न हुआ। विजेता है जाबो खीर सिंदारोव थे। उसके बाद उपविजेता वेइंग थे चीन के। उसके बाद आते हैं बैडमिंटन में, देखते हैं। तो बैडमिंटन का जो पहला जो फ्रेंच ओपन एक पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो एंटोन सेन डेनमार्क थे। और महिलाओं में एकल का खिताब जीता है आन से यंग, दक्षिण कोरिया का है। तो यहाँ पे है फ्रेंच ओपन, यहाँ पे फ्रेंच ओपन देखे हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल में लक्ष्य सेन भारत का जीता है, जबकि महिलाओं में यान से यंग ने जीता है। तो यान सिंह फ्रेंच, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन भी यान सिंह यंग ने दक्षिण कोरिया के है जीती है, दोनों जीती है। उसके बाद अन की बात किया जाए तो अन में यहाँ पे देखिए, मेघालय के आकाश चौधरी रणजी ट्रॉफी के दौरान एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज बने। ये गौरी रॉबर्टसन और रवि शास्त्री के बाद। तो यहाँ पे एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले मेघालय के आकाश चौधरी रणजी ट्रॉफी के दौरान लगाए थे। उसके बाद दृष्टिबाधित पहला T20 विश्व कप विजेता श्रीलंका थी। विश्व कप जो है आयोजन श्रीलंका में हुआ, जिसमें भारत ने नेपाल को हराकर जीता है। तो दृष्टिबाधित महिलाओं का पहला T20 विश्व कप किसने जीता है? भारत। इसको हरा के, तो नेपाल को हरा के। महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो बांग्लादेश में। भारत इस विजेता रहा, उपविजेता जो रहा ताइवान रहा। तो महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो बांग्लादेश में हुआ। किसने जीता? तो भारत ने जीता। और किसको हरा के जीता? तो ताइवान को हरा के जीता था। दूसरा विश्व कप 2012 में पटना में संपन्न हुआ, जिसमें भारत ही जीता था। उसके बाद जो है, और यहाँ पे देखा जाए तो रोहन बोपन्ना टेनिस खिलाड़ी जो है वो संन्यास लेने की घोषणा की है। अंतिम टूर्नामेंट पेरिस मास्टर खेला था। कुल 26 युगल खिताब जीते थे। इसे अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, अगर देखा जाए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, तो इसमें जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात किया जाए तो वैश्विक टीबी रिपोर्ट की बात किया जाए तो जारी WHO के द्वारा जारी किया गया है। तो कहा गया है कि 2024 में विश्व में 10.7 मिलियन लोग टीबी से पीड़ित हैं। सर्वाधिक मामले भारत में 25%, इसके बाद इंडोनेशिया में 10%। अगर भारत की डाटा 2024 में देखा जाए तो 27.1 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। तो यहाँ पे भारत में टीबी उन्मूलन का जो वैश्विक लक्ष्य है 2030 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद आगे देखा जाए तो आगे यहाँ पे जो दिया गया है, कारण टीबी किसके कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है। टीबी या विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा अगर बात किया जाता है, उसके बाद जो है युवा AI फॉर ऑल पहल, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा इंडिया AI मिशन के तहत शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करना। उसके बाद जो है इसका जो लक्ष्य रखा गया है 1 करोड़ नागरिक को AI स्किल सशक्त बनाना है। और यह निःशुल्क पाठ्यक्रम है जिसके माध्यम से AI संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे इसको याद रखिए, युवा AI फॉर ऑल पहल। उसके बाद आगे देखते हैं महत्वपूर्ण विज्ञान सुर्खियों की बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं
आईआईटी मुंबई राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला क्वांटम माइक्रोस्कोप विकसित किया है। कौन सा? तो भारत का पहला क्वांटम माइक्रोस्कोप विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो आईआईटी मुंबई के द्वारा किया गया है। कुष्ठ रोग को नोटिफाइबल बीमारी घोषित करने वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। तो कुष्ठ रोग को नोटिफाइबल बीमारी घोषित करने वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। उसके बाद देखिए, टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन को अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने वाला विश्व का 8वां देश कौन बना है? तो बांग्लादेश बना है। तो टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन को अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने वाला विश्व का 8वां देश कौन बना है? तो बांग्लादेश। उसके बाद है सिकल सेल बीमारी। भारत में पहली स्वदेश CRISPR जीन थेरेपी लॉन्च की है। इसका नाम विरसा 101 रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया है? विरसा 101 रखा गया है। इसे CSIR और IGBIB इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव्स बायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। तो ये जीन थेरेपी को किसके द्वारा विकसित किया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। ये कौन बीमारी है? सिकल सेल बीमारी है, जो भारत में पहले स्वदेशी जीन थेरेपी लॉन्च किया गया है, जिसका नाम बिरसा मुंडा 1 रखा गया है, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव्स बायोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद देखिए, पोलियो अपडेट। हाल ही में 2010 के बाद पहली बार जर्मनी के हैम्बर्ग वाइल्ड पोलियो का वायरस मिला है। तो यहाँ पे देखिए, पोलियो जो है ना, जर्मनी के हैम्बर्ग में वाइल्ड पोलियो, एक नया पोलियो वायरस है, वाइल्ड पोलियो। कहाँ पे मिला है? तो जर्मनी के हैम्बर्ग में मिला है। उसके बाद देखिए, भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो भारत में पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया है? तो 2014 में घोषित किया गया है। उसके बाद पर्यावरण और पारिस्थितिक की बात किया जाए, तो पर्यावरण और पारिस्थितिक की बात किया जाए तो जलवायु जोखिम सूचकांक। तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के बारे में अगर देखा जाए, तो जलवायु जोखिम सूचकांक ये जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे शीर्ष प्रभावित देश, पहला डोमिनिका है, दूसरा म्यांमार है, तीसरा होंडुरास है, और भारत का इसमें 9वां स्थान है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो है तूफान की बात चर्चा करें, तो तूफान काल येगी तूफान बहुत चर्चा में रहा है। यह एक अंतर कटिबंधीय चक्रवात है जिसने फिलीपींस और वियतनाम में भारी तबाही मचाई है। यह दक्षिण चीन सागर में बनने वाला 13वां तूफान है। तो ये तूफान कहाँ बना था? दक्षिण चीन सागर में बना था, 13वां तूफान है। और किसको सबसे ज़्यादा भारी नुकसान पहुँचाए? तो फिलीपींस और वियतनाम को। तूफान का क्या नाम है? काल येगी। उसके बाद देखिए, इसमें यहाँ पे दिया है वैश्विक मीथेन रिपोर्ट। तो वैश्विक मीथेन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन के द्वारा जारी किया जाता है, मतलब UNEP और CAC के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व मीथेन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में कार्य कर रहा है, लेकिन प्रगति 2030 तक लक्ष्य के लिए धीमी पड़ गया। तो इसका रिपोर्ट इसलिए जारी किया कि मीथेन को कम करने की बात कहा गया, लेकिन इस पे लोग इतना केयर नहीं कर रहे हैं। और इसका कारण क्या है? इसकी जो है कार्य जो है धीमा पड़ गया। इसके लिए रिपोर्ट में बताया गया है कि 2030 का जो लक्ष्य है वो पूरा करने में सफल हो, इसलिए इसका सुझाव दिया गया है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पूर्ण वृद्धि के मामले में भारत विश्व के प्रथम स्थान रखता है, दूसरा स्थान पे चीन है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि देखिए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पूर्ण वृद्धि के मामले में भारत विश्व में प्रथम है और चीन दूसरे नंबर पे है। उसके बाद जो है उत्सर्जन परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो भारत 1 नंबर पे है और इंडोनेशिया दूसरे नंबर पे है।
कुल वैश्विक उत्सर्जन देखा जाए तो चीन 1 नंबर पे है, अमेरिका दूसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस उत्सर्जन में वृद्धि के मामले मतलब वृद्धि जो कर रहा है उसमें भारत प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे चीन है। और प्रतिशत के आधार पे देखा जाए तो भारत प्रथम स्थान पे, इंडोनेशिया दूसरे स्थान पे। और कुल उत्सर्जन की बात किया जाता है वैश्विक उत्सर्जन में तो चीन प्रथम स्थान पे है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है COP30 सम्मेलन। COP30 सम्मेलन का आयोजन जो है ब्राज़ील के बेलम हेल्थ एक्शन प्लान में पेश किया गया। अब यहाँ COP30 सम्मेलन जो है तो ब्राज़ील ने बेलम हेल्थ एक्शन प्लान पेश किया जो पूर्णतः स्वास्थ्य पर केंद्रित पहला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल फ्रेमवर्क है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया गया इम्पोर्टेंट वन्यजीव और रामसल स्थल खोज। भारत के ग्रेट निकोबार आइसलैंड लाइकोडॉन हरविनी की खोज की गई जो सांपों की एक प्रजाति है। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या कि ये ग्रेट निकोबार आइसलैंड पर लाइकोडोन हरविनी की खोज की गई एक सांप की प्रजाति है। रामसल स्थल की बात करें तो देश भर में तमिलनाडु में 20 रामसल स्थल है, उत्तर प्रदेश में 10, उसके बाद बिहार में 6 रामसल स्थल की बात है। भारत में कुल 96 रामसल स्थल हो गया। तो याद रखिएगा भारत में कुल कितने रामसल स्थल हो गया है तो 96 हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जो दिया गया है बिहार के प्रमुख रामसल स्थल गोगाविल झील कहाँ पे है, कटिहार में, ये 6ठा रामसल स्थल है। यह एक नेचुरल ऑक्सबो झील है। कौन सा झील है, यह एक नेचुरल ऑक्सबो झील है। उसके बाद जो कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में है। नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, जम्मू है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, जम्मू में है। गोकुल जलाशय बक्सर में है। उदयपुर झील चंपारण में है। तो बिहार के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे याद रखिएगा गोगाविल झील कटिहार में, कांवर झील बेगूसराय में, नागी पक्षी अभ्यारण्य जम्मू में, नकटी पक्षी अभ्यारण्य जम्मू में, गोकुल जलाशय बक्सर में, उदयपुर झील चंपारण में है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखा जाए तो आगे यहाँ पे है वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 GFRA। तो वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 तो ये जारी किया जाता है FAO के द्वारा जारी किया जाता है। कुल वैश्विक वन क्षेत्र जो है 4.14 बिलियन हेक्टेयर मतलब 32% क्षेत्र पर क्या है, वन है। उसमें भारत जो है 9वां स्थान पे, वन क्षेत्र में भारत विश्व में 9वां स्थान पे आता है, जबकि भारत का स्थान वन क्षेत्र वृद्धि विश्व के तीसरे स्थान पे है। वन क्षेत्र अगर वृद्धि की बात किया जाए तो भारत तीसरे स्थान पे है, नहीं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वें स्थान पे है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से वन क्षेत्र में है 9वें स्थान है, और वन क्षेत्र वृद्धि में जो है तीसरे स्थान पे है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखा जाए तो आगे दिया गया है कुछ स्मरणीय तथ्य दिया है। तो स्मरणीय तथ्य की बात किया जाए यहाँ पे तो स्मरणीय तथ्य में क्या है, राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया है तो यशोभूमि दिल्ली में आयोजन किया गया है। आगे जो है ये जो दिया गया है पॉइंट ये खुद आप लोग पढ़ लीजिएगा PDF में। उसके बाद आगे यहाँ पे देखा जाए तो आगे जो है कि भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरा होने पर इसका शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में संपन्न किया गया है। उसके बाद जो आगे है रिसस मकाक को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कौन सी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है तो अनुसूची 2 में शामिल करने की घोषणा की गई है। उसके बाद आगे दिया गया है प्रोफेसर वैदेशरन राजा रमन जिसका हाल ही में निधन हो गया है, किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तो 1998 में सम्मानित किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान किसको मिला है तो महाराष्ट्र का, उसके बाद गुजरात है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन के दौरान शुभारंभ डंप साइट उपचार त्वरक कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक के सामुदायिक और बुनियादी ढांचों के विकास के लिए मूल्यवान शहर भूमि को पुनः प्राप्त करना है तो 2026 तक, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे यहाँ दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा वन के संबंध में क्या निर्देश दिए तो वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का। उसके बाद आगे दिया गया है, आगे कह रहा है IIT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस तकनीक पर आधारित है तो नाइट्रोजन रिक्तिक केंद्रों पर आधारित है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया गया है सालू मर्दा थिमक्का
जिनका 14 नवंबर 2025 को 14 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्होंने किस उपन्यास से जाना जाता है? उन्हें किन उपन्यास से जाना जाता है? तो भारत की वृक्ष महिला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे है सालू मर्दा थिमक्का, जिन्हें भारत की वृक्ष महिला भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ दिया गया है गोगाविल झील, जिसे भारत के 94 रामसर स्थल घोषित किया गया है, किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में बेगूसराय में है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय में अगर देखा जाए तो जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार 1995 से 24 के बीच चरम मौसम की घटनाओं के कारण वैश्विक स्तर पर कितने लाख लोगों की जान गई है? तो 8.32 लाख लोगों की जान गई है। उसके बाद आगे देखते हैं, हाल ही में वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे दिया है डेविड सजले, उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो फ्लैश के लिए दिया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए कि लेसेट काउंट डाउन रिपोर्ट के अनुसार 1990 के बाद गर्मी होने वाली मौतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 23% की वृद्धि हुई है गर्मी के कारण। उसके बाद यहाँ पे देखिए जेम्स डेवी वाटसन, जिसका हाल ही में निधन हुआ, DNA की संरचना की खोज में किसके साथ काम किया था? तो फ्रांसिस क्रिक के साथ काम किए थे। उसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष रैंक किस देश को प्रदान किया गया? तो डेनमार्क को प्रदान किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है भारत के कोडेक्स एलिमेंटोरियस कमीशन में किस क्षेत्र के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो एशिया क्षेत्र के लिए निर्वाचित किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में सेंटिनल-6 उपग्रह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो फाल्कन 9 के द्वारा रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ अभ्यास का आयोजन मोंट डे मार्सन एयरबेस फ्रांस में संपन्न हुआ है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, आगे जो दिया गया है यहाँ पे, कौन सा देश तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा? तो मालदीव तंबाकू पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलिए अब समाप्त हो गया है। तो जो व्यक्ति इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देंगे।